हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस। हम लोग का अब तक 9 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हैं हम लोग 10वें पार्ट में। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या इस स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल अवेयरनेस आता है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पार्ट 10 और पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन करेंट साइंटिफिक नॉलेज इट इज़ करेंटली postulated that अर्थ हैज़ एस्टिमेटेड एज ऑफ। तो साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग हम लोग का जो अभी अर्थ का जो एज हुआ है वो कितना है। ठीक है, अर्थ का एज कितना हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कर लिया होगा आपने। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी इसको बोलते हैं 4.54 बिलियन, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, अब ये पता कैसे करें कि हम लोग का अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन पहले का है। ठीक है, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए थ्रू रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ रॉक्स एंड मेटेरॉइड्स, यानी कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग, रॉक्स का रेडियोमेट्रिक डेटिंग और मेटेरॉइड्स की हेल्प से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम ऑफ साउंड वेव। तो बोला गया कि अगर पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या वेवलेंथ। बोला गया कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। एम्पलीट्यूड बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, टाइम पीरियड या फिर वेवलेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक मिनट में, ठीक है, ये एक मिनट में कितनी बार वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम पे कितने बार ऑसिलेशन कर रहा है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कम बार है, यहाँ पे थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में मान लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से तक एक सेकंड है, तो एक सेकंड में यहाँ पे 3-4 ही है। ठीक है, 3-4 ऑसिलेशन ही हो रहा है, यहाँ पे 7-8 हो रहा है, यहाँ पे 10-12 हो रहा है। तो कहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो सबसे नीचे वाले में। मतलब जितना ज़्यादा ऑसिलेशन एक सेकंड में या एक मिनट में, वो हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, उसका उतना ज़्यादा। ठीक है, अब सुन लीजिए कुछ कुछ टर्म जो यहाँ से यहाँ तक जो वाइब्रेशन होता है या ऑसिलेशन होता है, तो उसका जो हाइट होता है वही होता है हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी को मेजर किस में करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ज में, यानी यूनिट है फ्रीक्वेंसी का हर्ज। ठीक है, और 1 हर्ज का मतलब क्या हुआ, एक ऑसिलेशन एक सेकंड पे, यानी एक सेकंड पे अगर एक ऑसिलेशन होगा तो वो हो जाएगा 1 हर्ज। समझ में आया। ठीक है, आगे सुनिए, एमीबा बिलोंग्स टू द फाइलम। एमीबा किस फाइलम से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ, एनीलिडा, पोरीफेरा या लेथाइल मिन्थीस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। एमीबा जो है वो प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस किसको बोलते हैं, P1 को, P4 को, P6 को या P5 को। ठीक है, तो वाइट फॉस्फोरस जो बोला जाता है वो P4 को बोला जाता है। और P4 मतलब क्या है, फॉस्फोरस है। ठीक है, फॉस्फोरस का ही एलोट्रोप है, जिसमें 4 एटम फॉस्फोरस के होते हैं। ठीक है, बाउंडेड टुगेदर इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो हम लोग जो क्या बोलते हैं, जो ये 4 फॉस्फोरस जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो वाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला बोल सकते हैं क्या है, वो है P4। अल्कली मेटल्स कैन, अल्कली मेटल्स में क्या होता है, हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, वेपोराइज एट रूम टेम्परेचर, इजीली गेन इलेक्ट्रॉन, इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन। लॉस इसलिए क्योंकि अल्कली मेटल बोलिए या अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलिए, ठीक है, अल्कली मेटल की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो कौन सा आसान है, वो 1 इलेक्ट्रॉन देना। इसलिए वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और 7 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में नहीं पड़ता है और वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो
विच इज़ लूजली हेल्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका आउटर मोस्ट सेल से निकालना आसान होता है। दिस मेक्स ईजी फॉर देम टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए पॉजिटिव आयन। अब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल जाता है तो उस वहाँ पे चार्ज किस तरह का आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मेक हाईली रिएक्टिव, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, मतलब अल्कली मेटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, अल्कली मेटल हुआ वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम या राजस्थान। ठीक है, तो कंचनजंगा जो है ये है सिक्किम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कर्मा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। कर्मा डांस जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, कर्मा डांस जो है वो मध्य प्रदेश का है, ये एक ट्राइबल फोक डांस है। ठीक है, ट्राइबल फोक्स डांस है जो और भी स्टेट्स में किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ मध्य प्रदेश था, इसलिए मध्य प्रदेश मानना पड़ा। कहाँ कहाँ होता है, जहाँ जहाँ ट्राइबल लोग हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ये सारे जगहों पे कर्मा नाच किया जाता है या कर्मा डांस किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजेस फेरी सिस्टम। ठीक है, लेजेस फेरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मार्केट फोर्सेज आर हाईली रेगुलेटेड, इट इज़ सोशलिस्ट सिस्टम, मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, तो इसका लेजेस फेयर का मतलब होता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना या बहुत कम होना। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट आपके आपके काम में, आपके बिजनेस में इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का जो है मिनिमल इंटरवेंशन होगा। ठीक है, यानी कि दिस मीन्स द गवर्नमेंट अलाउज बिजनेस टू ऑपरेट विथ मिनिमल रेगुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगाएगा। ठीक है, लेटिंग सप्लाई एंड डिमांड डेडिकेट प्राइस, आप जितना चाहे प्राइस रख सकते हैं। मार्केट फोर्सेस डिटरमाइंड प्रोडक्शन, और अगर किसी चीज़ का डिमांड भी हो तो वो गवर्नमेंट आपको किसी चीज़ पे फोर्स नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं लेजेस फेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स। एविडेंस सजेस्ट दैट द लाइफ ऑन अर्थ हैज़ एग्जिस्टेड फॉर अबाउट, तो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े कि हमारा जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन साल पुराना है। अब बोला गया कि अर्थ में लाइफ कब से है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, 3.5 मिलियन, 35 बिलियन ईयर्स, 35 मिलियन ईयर या 33.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो जब हमारा अर्थ ही 4.5 बिलियन से है तो क्या उससे पहले लाइफ हो सकता है, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, 3.35 बिलियन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वही हमारा अर्थ जो है 4.5 है, तो उससे कम ही होगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.5 बिलियन ईयर्स एक। ठीक है, तो हम लोग का लाइफ जो है, अर्थ में जो लाइफ स्टार्ट हुआ है वो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ है। हॉलीवुड लोकेटेड इंडियन, तो हॉलीवुड जो हम लोग मूवी ये बोलते हैं कि हॉलीवुड का मूवी है, तो हॉलीवुड एक्चुअली है कहाँ पे, जैसे हम लोग का बॉलीवुड है तो मुंबई में है, तो हॉलीवुड कहाँ पे है, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा, लंदन या कैलिफोर्निया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया के जगह अगर लॉस एंजलिस भी लिखा हुआ रहता तो हम लोग उसको टिक मारते, क्योंकि लॉस एंजलिस जो है वो सिटी का नाम है और स्टेट जो है कैलिफोर्निया में है। ठीक है, कहाँ का है, यूएसए। तो याद रखना है हॉलीवुड जो है लॉस एंजलिस में ऑप्शन नहीं रहेगा तो कैलिफोर्निया मारेंगे क्योंकि वो स्टेट का नाम है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, कौन सा सबसे बड़ा हाईवे है इंडिया का, NH4, NH10, NH44, NH5। ठीक है, आगे बढ़, तो ये इसका आंसर हो जाएगा NH44। तो NH44 जो है वो कहाँ से, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ठीक है, कितना किलोमीटर, 4112 किलोमीटर। ठीक है, पहले ये एक रोड नहीं हुआ करता था, ये जो नेशनल हाईवे है सबसे बड़ा, ये NH44 छोटे छोटे रोड्स को जोड़ करके तब बनाया गया NH44। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड मर्जिंग सेवरल ओल्डर हाईवेज, यानी कि बहुत सारे पुराने हाईवेज़ को मर्ज करके तब जाके इसको NH44 का नाम दिया गया। ठीक है, एंड सर्व एज एन इंडियाज़ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसको नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर भी बोला जाता है।
और ये NH44 जो है कितने स्टेट्स को कनेक्ट करता है, 11 को, तो इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए नेशनल हाईवे जो है यहाँ से श्रीनगर से स्टार्ट हुआ है और कन्याकुमारी तक गया है, कितने स्टेट्स को कनेक्ट करता है, तो 11 हाईवेज, 11 स्टेट्स को, स्टेट से होकर के गुजरता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए श्रीनगर है, दिल्ली है, ठीक है, उसके बाद झांसी है, ठीक, नागपुर है, इलाहाबाद, ये हैदराबाद है, ठीक है, उसी तरह से करनूल है, बेंगलुरु है, ठीक है, इस तरह से यहाँ तक पहुँचता है, 8 स्टेट कवर करता है। और तो ये NH44 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि कोलकाता से लेकर के जो दिल्ली का हाईवे है वो कौन सा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा NH19, ठीक है, NH19। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉर्फ प्लानट, इनमें से कौन सा है जो कि डॉर्फ प्लानट नहीं है, मार्स, प्लूटो, मैकमी या इरिस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि मार्स है, प्लूटो है, मैकमी है, इरिस है। डॉर्फ प्लानट होता क्या है, इसको समझते हैं। डॉर्फ प्लानट ऐसे प्लानट को कहा जाता है, इसको क्यों, एक तो प्लानट के हिसाब से इसका कंपेरेटिवली साइज थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन इसको डॉर्फ क्यों, डॉर्फ की कैटेगरी में रखा गया है, क्यों, क्योंकि ये इसके ऑर्बिट में जितने भी मेट्रॉइड्स वगैरह हैं, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आते हैं, तो इसको वो हटा नहीं पाता है। ठीक है, इसको वो हटा नहीं पाता, यही चीज़ लिखा गया, क्लियर्ड इट्स और द डिफरेंस बिटवीन प्लानट क्या करता है, क्लियर्ड इट्स ऑर्बिटल नेबरहुड ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाइल डॉर्फ प्लानट हैज़ नॉट, मैंने डॉर्फ प्लानट अपने इसमें ऑर्बिट में जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको क्लियर नहीं कर पाता है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डॉर्फ प्लानट बोलते हैं, बाकी प्लानट हो गया। ठीक है, कौन कौन से डॉर्फ प्लानट है, तो 5 जो है डॉर्फ प्लानट है, क्या है, सेरिस है, प्लूटो है, ह्यूमिया है, मैकमी है और इरिस है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, एरिस दिया हुआ है, मैकमी दिया हुआ है, उसके बाद प्लूटो दिया हुआ है, तो ये दोनों भी याद रखना है, सिरिस और ह्यूमिया। ठीक है, ये दोनों भी क्या है, डॉर्फ प्लानट है। तो क्या हो जाएगा, मार्स तो प्लानट है, ठीक है, मार्स प्लानट है। बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर 1526 बिटवीन बाबर एंड राणा संगा, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू या फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ा गया था वो 1526 में लड़ा गया था, बाबर और किसके दरमियान लड़ा गया था। ठीक है, कर लिया हुआ आंसर आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 का जंग हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत, पहला और यहीं से मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया। व्हेन वाज इंडियन नेवी एक्ट पास, तो इंडियन नेवी जो एक्ट है वो कब पास हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 में, 1927 में पास हुआ था और अमेंड भी हुआ था। ठीक है, सुनिएगा, तो इंडियन नेवी एक्ट जो है पास हुआ था वो 1927 में हुआ था, लेकिन अमेंडमेंट की बात करें तो 1957 में हुआ था। ठीक है, इंडियन नेवी एक्ट का जो पुराना वाला 27 वाला ये था उसको अमेंड किया गया था 1957 में। ठीक है, पुलिट्जर प्राइज़ वाज एस्टेब्लिश इन, पुलिट्जर प्राइज़ कहाँ पे एस्टेब्लिश या कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में इस्टेब्लिश हुआ। किसके द्वारा दिया जाता है, सुनिएगा, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो न्यूयॉर्क सिटी में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूज़िक के फील्ड में दिया जाता है। याद रखना है, पुलिट्जर प्राइज़ जो है वो जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूज़िक के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था, 1917 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं पहले कौन से सबसे पहले किन को मिला था। 1917 से स्टार्ट हुआ था, तो 1917 में ही सबसे पहले हर्बर्ट बेयर्ड शोएब को मिला था। ठीक है, क्यों मिला था, क्योंकि उसने जर्मन एम्पायर के लिए रिपोर्टिंग की थी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले किसको मिला था वो इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट बेयर्ड शोएब। अब बात करते हैं इंडियंस में भी बहुत लोगों को पुलिट्जर प्राइज़ मिला है, बट सबसे पहले किन को मिला है, तो गोविंद बिहारी लाल जी को 1937 में मिला था। ठीक है, यानी 20 साल बाद उनको मिला है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल remain in motion until and unless it acts upon by external force. This is Newton's first law, second law, third law या fourth law।
क्या होगा इसका आंसर? समझिए पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगा, जिसको हम लोग इस लॉ को तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जब तक के उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तब तक वो चीज़ वहीं पे रेस्ट पे ही रहेगा, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है न्यूटन का पहला लॉ, या इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये बॉल है, बॉल को जब तक किक नहीं कीजिएगा तो वो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो मोशन में आएगा नहीं, तो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा। उसी तरह से क्या है, जब वो मोशन करेगा जब तक कि उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए रोकने के लिए, जैसे कि जो घास फूस पे है, घास फूस क्या कर रहा है, फ्रिक्शन का काम कर रहा है, तो वो रोक देता है, तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स ही तो लग रहा है, तभी तो वो रुक रहा है, नहीं तो नहीं रुकता। what will happen if an object is dropped from a height and there is no air resistance? तो बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं और एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, मान लेते हैं जैसे हम लोग कहीं पे छत से कुछ गिराते हैं तो एयर तो होता ही है, एयर उसको गिरने नहीं देता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, जल्दी गिरने नहीं देता है। अगर एयर नहीं रहेगा तो क्या होगा, इट विल फॉल विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन विल इंक्रीज। ठीक है, बोथ स्पीड एंड एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, इट्स स्पीड विल इंक्रीज। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा इट्स स्पीड विल बी इंक्रीज। देखिए होता क्या है, जब हम लोग कोई भी चीज़ ड्रॉप करते हैं और वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या करता है, नीचे की ओर मूव करता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो लिखा है लेकिन स्पीड भी कांस्टेंट लिखा है, तो कभी भी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट अगर हो गया तो फिर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कांस्टेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है, एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। क्या इंक्रीज करता है, स्पीड इंक्रीज करेगा। देखिए बोथ स्पीड एंड एक्सेलरेशन इंक्रीज, तो ये वाला भी गलत हो गया। जब भी हम लोग कहीं से ऊपर से गिराते हैं तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कितना रहता है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने की वजह से क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड में चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे सुनिए, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर का रिटायरमेंट एज क्या है? 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स या नो लिमिट? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो लिमिट। ठीक है, याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर का आने का ये है एज है कि कम से कम उसका मिनिमम जो एज है 25 होना ही चाहिए। लेकिन बात करें कि उसका रिटायरमेंट का कोई भी एज नहीं मेंशन है। ठीक है, वो जब तक चाहे प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इन केस स्टडी इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड, अगर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होता है, इट नीड्स पार्लियामेंट अप्रूवल आफ्टर एवरी 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर। स्टेट इमरजेंसी अगर लग जाता है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल हर कुछ महीने के बाद ज़रूरी हो जाता है। मतलब स्टेट इमरजेंसी चल रहा है, उसके कितने महीने बाद फिर से अगर वही स्टेट इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए कितने महीने में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ। हर 6 मंथ पे मान लेते कोई स्टेट में इमरजेंसी चल रही है तो अगले 6 महीने में आपको फिर से अप्रूवल लेना होगा कि इसको कंटिन्यूएशन रखना है। अब बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की या नेशनल इमरजेंसी की। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए जो आर्टिकल है वो है 352। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के लिए 352। बात करें स्टेट इमरजेंसी की जो कि यहाँ पे बात कर रहे थे तो वो हो जाएगा 356, और फिनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो 360 है। तो याद रखना 4 का गैप है, 352, 356, 360। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी क्यों होता है, जैसे कि वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तो इसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी होता है। बात करें स्टेट इमरजेंसी कब होता है, सुनिएगा, जब स्टेट इमरजेंसी को और एक चीज़ बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। जैसे कहीं पे कोई बहुत बड़ा हंगामा हो गया, कांड हो गया कुछ, ठीक है, तो वहाँ पे बोलते हैं हम लोग, सबको बोलते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, उस स्टेट में इमरजेंसी आ गई। व्हेन द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स, जो कि स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब फेल हो जाता है तब लगता है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 30 की बात करें, ये होता है फिनेंशियल इमरजेंसी। क्यों, अगर हम लोग का स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो लड़खड़ा जाता है तो वहाँ पे फिनेंशियल इमरजेंसी आता है। विच प्लेस रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड,
ठीक है। चिरापुंजी, गैंगटॉक, कोहिमा, इम्फाल, कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिरापुंजी। ठीक है। बात करें चिरापुंजी में इतना ज़्यादा रेनफॉल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे खासी हिल जो है, ठीक है, एक्सट्रीम ड्यू टू क्यों होता है, विंड वार्ड साइड ऑफ खासी हिल, क्योंकि वहाँ से जो विंड उठता है वो क्या किससे जाकर के टकराता है, खासी हिल से जाकर के टकराता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे। ठीक है। अब बात करें हम लोगों का जो इंडिया का अलग अलग जगह पे अलग अलग बरसात होती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है 1177 के आसपास। ठीक है। तो एक और बात बता दूँ, हम लोगों का इंडिया में, ठीक है, हम लोग के इंडिया में मोटा मोटा कहीं पे 150, कहीं पे 200, ठीक है, हम लोग को जैसे वेस्ट बंगाल में है 120 125 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है, कहीं पे 200 होता है। तो 200 से ज़्यादा जनरली पूरे 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 कंट्री की बात करें तो बहुत कम जगह है। ठीक है। तो लेकिन इसका कितना है, 1177। ठीक है, एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि इतना है या उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे 200 cm से ज़्यादा होता है। ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इशूड बाय, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा इशूड किया जाता है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO या UNDP? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट की बात करें तो कौन देगा, तो वो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ साइनी अपीयरेंस, इनमें से कौन से में साइनी अपीयरेंस होता है, कार्बन होता है, सल्फर होता है, एल्युमिनियम या कोल? किसका साइनी अपीयरेंस होता है? साइनी अपीयरेंस मतलब जो चमकता है, कौन चमकता है, कार्बन, सल्फर, एल्युमिनियम या कोल? तो कोल तो चमकता नहीं, कोयला नहीं चमकता है। बाकी बात करें एल्युमिनियम चमकता है, बिल्कुल चमकता है। कार्बन की बात करें, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट नहीं चमकता है लेकिन डायमंड तो चमकता है। तो कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स चमकते हैं, कुछ नहीं चमकता है, जैसे कोल भी जो है वो कार्बन का ही है। ठीक है। तो इसको हम लोग नॉट ए साइनिंग प्रॉपर्टी में रखेंगे हम लोग, यानी कि कार्बन नहीं चमकता है। सल्फर भी नहीं चमकता है, सिर्फ चमकता है यहाँ पे एल्युमिनियम। ठीक है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है। कोयला तो साइन नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मनी सप्लाई यूज्ड बाय द RBI? तो बोला गया कि इनमें से कौन सा टूल है, क्वांटिटेटिव टूल है जो मनी सप्लाई के बारे में, मनी सप्लाई को कम बेसी करना है, तो कौन सा टूल है जो यहाँ पे नहीं है, क्वांटिटेटिव टूल नहीं है? बैंक रेट है, रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है या मार्जिन रिक्वायरमेंट? यानी मनी का सप्लाई को आपको बढ़ाना है या कम करना है, इनमें से तो कुछ ना कुछ क्वांटिटेटिव टूल होंगे। इनमें से कौन सा है जो कि वो क्वांटिटेटिव टूल नहीं है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसका आंसर D नंबर हो जाएगा। ठीक। बाकी बात करें क्या कौन सा और क्वांटिटेटिव टूल होते हैं, तो यह हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR ऑप्शन में नहीं था, कोई बात नहीं, आपको याद रखना है कि मनी का सप्लाई के लिए CRR, कैश रिजर्व रेशियो भी मैटर करता है, बैंक रेट भी मैटर करता है, ठीक है, रेपो रेट भी मैटर करता है। सिर्फ कौन सा नहीं है यहाँ पे, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, आंसर 4 हो जाएगा, तो 23 का 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्ट एग्जाम्पल फॉर मनी? आर एग्जाम्पल फॉर मनी, करेंसी माने ये आर होगा। कौन से यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग मनी का क्या एग्जांपल्स हो सकता है? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली A। ठीक है, यानी करेंसी नोट्स और कॉइन से ही तो हम लोग मनी की बात करते हैं। सेविंग अकाउंट से कोई मतलब नहीं है मनी से रिलेटेड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एलुवियल सॉइल? एलुवियल सॉइल के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन, इट नॉट आइडियल फॉर शुगर कैन कल्टिवेशन, एलुवियल ट्रैक्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड इन इंडिया। कौन सा सही है? ओनली A, ओनली B, ओनली C या ऑल ऑफ दिस? कौन सा सही है? ठीक है, तो सुनिएगा, एलुवियल सॉइल जो होता है वो क्या होता है, नदी के किनारे वाला जो सॉइल होता है, नदी के किनारे, नदी का नदी का जो बेसिन होता है उसके आसपास जो होता है, ठीक है, वो सॉइल क्या होता है, एलुवियल सॉइल होता है।
तो वो सॉइल के साथ बहुत तरह का मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या नाइट्रोजन पाया जाता है? तो नाइट्रोजन रिच नहीं होता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि कौन कौन सा सॉइल ये पाया जाता है, कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है? मिनरल की बात करें तो पोटैश है, फॉस्फोरिक एसिड है, अल्कली है, ठीक है, ये सारे सफिशिएंट रहता है। लेकिन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन बहुत कम रहता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल में शुगर कन बड़ी आसानी से होता है, मैंने क्योंकि एलुवियल सॉइल जो होता है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है, तो शुगर कैन भी आसानी से होता है, ठीक है। और क्योंकि फर्टिलिटी अच्छा होता है, फर्टिलिटी अलग अलग तरह का जब मिनरल्स पाया जाएगा तो फर्टिलिटी अच्छा होगा, फर्टिलिटी अच्छा होगा तो लोग भी आकर के बसेंगे उसके आसपास, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? ओनली सी, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन की कमी दिखती है। शुगर कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे नोट दिया हुआ था तो ये गलत हो जाता है। और क्योंकि कल्टीवेशन अच्छा होता है तो डेंसली पॉपुलेटेड होगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर दियर फॉर्मूलेशन? इनमें से कौन सा है जो कि इनकरेक्ट है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 73, एलिफेंट प्रोजेक्ट 92, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1984, ठीक, कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, कर लिया होगा आपने आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1984 नहीं होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है आया था वो 1986 में आया था, ठीक है। अब याद रखने का कैसे याद रखेंगे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया था 72 में, तो याद रखिएगा पहले कि हम लोग पहले वाइल्ड को बचाएंगे, वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ के जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं सबको बचाने की कोशिश करें 1972 में। फिर हम लोगों को याद आता है कि अरे भाई साहब हम लोगों के लिए तो टाइगर भी इंपॉर्टेंट है, तो एक साल बाद हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर निकालते हैं। उसके 19 साल बाद ऐसे याद रख सकते हैं, या वाइल्ड लाइफ के 20 साल बाद तब याद आता है कि अरे भाई साहब हम लोग को तो एलिफेंट भी बचाना है, ठीक है। तो इस तरह से सिक्वेंशियल याद रखिए कि 72, उसके बाद 73 प्रोजेक्ट टाइगर आया था, उसके 19 साल बाद हम लोग को याद आता है कि भाई साहब टाइगर को तो बचा लिया, एलिफेंट को कहाँ बचाए, तो 92 में आ जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंट को बचाना, ठीक है। लाइफ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को बचा रहे थे, फिर टाइगर को बचाए, फिर एलिफेंट बचाए, लेकिन इन्वायरमेंट को नहीं बचाएंगे तो कैसे चलेगा? तो इन्वायरमेंट भी आता है हमारा 1986 में, ठीक है। आप जैसे भी याद रखना चाहें याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। या ऐसे याद रख लीजिए कि 73 के बाद हम लोग को इन्वायरमेंट को बचाए वो 13 साल बाद, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। What kind of energy is associated with falling coconut, speeding car, rolling stone and flying aircraft? तो बोला गया कि किस तरह का एनर्जी का एसोसिएशन है अगर कोकोनट किसी ट्री से गिर रहा है, कार स्पीड में चल रहा है, रोलिंग स्टोन है मैंने कहीं से स्टोन जो है रोल कर रहा है, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से, पोटेंशियल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी, ठीक है। कहीं पे भी फॉल की बात करें, ठीक है, कहीं पे हाइट पोजीशन की वजह से जो ये होता है एनर्जी होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, यानी कोई अगर चीज़ कुछ हाइट पे रखा हुआ है तो इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे देखिए कोकोनट गिर रहा है, हाइट पे है, मतलब वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसके बाद वो गिर भी रहा है, गिर रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड भी होगा जिसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को मिला करके, यहाँ पे तो गोलमाल हो गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिला करके ठीक, तो यहाँ पे शायद कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी है। पोटेंशियल एनर्जी आप कमेंट करके बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है या फिर, ठीक है, एक बार इसको शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि देखिए एक चीज़ और समझ लेते हैं कि कोई भी कोकोनट अगर गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो हो रहा है, ठीक है। स्पीडिंग कार में भी काइनेटिक एनर्जी है, सब में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा और किसी किसी में पोटेंशियल एनर्जी भी होगा अगर कुछ हाइट पे जा रहा है तो, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर करना था हम लोग को, बट यहाँ पे क्योंकि दोनों एनर्जी को मिला करके नहीं है इसलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी मार दे रहे हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पल्सेस कल्टीवेशन। पल्स यानी कि जिसको हम लोग दाल वगैरह बोलते हैं, दाल मसूरी का दाल हुआ है ना, अरहर की दाल हुआ, तो इसे पल्सेस में आता है। तो पल्सेस का
कल्टीवेशन के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत है? नीड लेस मॉइस्चर, कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन, इंडिया एक्सपोर्ट पल्सेज मोर देन इम्पोर्ट। तो इस तरह का जो ऑप्शंस हैं ये अक्सर स्टेट पीसीएस में आता है। ठीक है, 3 ऑप्शन दे दिया, उनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पल्सेस के कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, इसको पल्सेस के कल्टीवेशन के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन, अब मॉइस्चर नहीं चाहिए तो ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव हो जाएगा। अब एक बात लास्ट वाला सी नंबर सुनिएगा, इंडिया एक्सपोर्ट पल्सेस, इंडिया बिल्कुल भी एक्सपोर्ट, ठीक है, वो ये भी बोला गया मोर देन इम्पोर्ट, जबकि इंडिया में पल्सेस अच्छा खासा होता है, फिर भी हम लोग को बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है इसलिए हम लोग को पल्सेस इंपोर्ट कराना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो पल्सेस लेस मॉइस्चर में भी हो जाएगा, ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया रिसीव लोएस्ट रेनफॉल, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है, तो अब बात बताइए कि सबसे कम रेनफॉल कहाँ होता है। रन ऑफ कच्छ, विदर्भा रीजन, ठीक है, उसके बाद लद्दाख या जैसलमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, यहाँ तक के अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता रहा था कि 120 से 150 हम लोग का इंडिया में ज़्यादातर जगह 120 से 150 के आसपास बारिश होती है। लेकिन बात करें जैसलमेर के, राजस्थान के जैसलमेर की, तो वहाँ से 100 mm से भी कम होता है। ठीक है, ठीक। और मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि 120 से 150 के बीच में सेंटीमीटर की बात कर रहे थे, यहाँ पे mm में है। ठीक है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 ही हो जाएगा, 10 mm से भी कम होता है, 10 cm से भी कम होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है सुनिएगा। ड्यू टू इट्स एरिड डेजर्ट क्लाइमेट एंड जियोग्राफिकल पोजीशन, क्योंकि उसका जियोग्राफिकल पोजीशन ही वैसा है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, और वहाँ पे क्या होता है, लोवेस्ट रेनफॉल है। ठीक है, गुजर्स ए पेस्टोरल कम्युनिटी आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो बोला कि गुज्जर्स जो है एक पेस्टोरल का मतलब क्या होता है कि जो गोरू बकरी चराते हैं हम लोग, गाय चराते हैं, बकरी चराते हैं, ठीक है, भेड़ चराते हैं, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं हम लोग पेस्टोरल कम्युनिटी। ठीक है, तो गुज्जर्स एक तरह का पेस्टोरल कम्युनिटी है। वो कौन से स्टेट में पाया जाता है? गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर या सिक्किम? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का जो पहाड़ी वाला इलाका है, ठीक है, तो हिली वाला जो माउंटेन रीजन जो है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, वहाँ पे लोग, ये गुज्जर कम्युनिटी पाया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, शीप चराते हैं, गॉड चराते हैं। ठीक है, और वो एक जगह नहीं रहते। ठीक है, वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो सीजन के अकॉर्डिंग अपना प्लेस चेंज करते भी रहते हैं, मूविंग बिटवीन डिफरेंट एल्टीट्यूड डिपेंड अपॉन द सीजन। तो अलग अलग जगह पे वो लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि सीज़न कौन सा है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको किस में बनाना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि एशियाड का और एक नाम क्या है। ठीक है, एशियाड कब स्टार्ट हुआ था? आसान है क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं, लेकिन ये एशियाड शायद नाम नहीं सुने होंगे। ठीक है, क्योंकि अनदर नेम है। उसके बाद गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एशिया, मैंने एशियाड जो है एक गेम है, कब स्टार्ट हुआ वो बताना है, और उन दोनों 2 एशियाड के बीच में, ठीक है, कितने का गैप होता है, कितने साल का गैप होता है, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एशियाड आप लोग जानते हैं, आसान है। ठीक है, सिर्फ नाम देख के डरिएगा नहीं। उसके बाद राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? तो राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो है राजस्थान में। राजस्थान का जो चंबल रिवर है, ठीक है, उस पे बनाया गया है राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, और ये कहाँ पे है? रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है रावत भाटा, वहीं पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है राणा प्रताप सागर। ठीक है, कौन से रिवर पे बनाया गया है? तो चंबल रिवर पे। अब आइए, ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर स्टेट लेवल में आते हैं। ठीक है, कि
एक तरह मैच करना है, बताना है कौन सा किससे रिलेशन है। यहाँ मिनरल्स बोला गया है, यहाँ पे माइनिंग बोला गया, मतलब जिंक का माइनिंग कहाँ पे होता है, ठीक है। गोल्ड का माइनिंग कहाँ होता है, क्रोमाइट का माइनिंग कहाँ होता है, पायरेट्स का माइनिंग कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका सुनिएगा कि जिंक का जो माइनिंग होता है, ठीक है, जिंक का जो माइनिंग होता है वो होता है जावर कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। जिंक का माइनिंग जावर पे होता है। उसके बाद बात करें गोल्ड का माइनिंग कहाँ पे होता है, तो गोल्ड का माइनिंग जो है हुट्टी, जो कि कर्नाटक में है हुट्टी, वहाँ पे गोल्ड का माइनिंग होता है। उसके बाद बात करें क्रोमाइट का, तो क्रोमाइट का माइनिंग जो होता है सुकिंडा यानी उड़ीसा में होता है क्रोमाइट का माइनिंग, ठीक है। बात करें पायरेट की, तो पायरेट में अमझोर जो कि बिहार में है होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जिंक का जावर जो कि राजस्थान में है, गोल्ड का हो जाएगा खुट्टी जो कि कर्नाटक में है, क्रोमाइट का हो जाएगा आपका उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद बात करें पायराइट का, ये हो जाएगा अमझोर यानी बिहार में, ठीक है। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिपेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स रेशियो फीमेल पर 1000 मेल। तो बोला गया कि इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताइए, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, पूछा गया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए, ठीक है, सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, कहाँ का सेक्स रेशियो ज़्यादा है, कहाँ का सबसे कम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, थर्ड नंबर यानी कि, ठीक है। उत्तराखंड को जो है सेक्स रेशियो जो है वो 963, मतलब ये है कि 1000 मर्द पे कितनी औरतें हैं, 963, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में है 950, मध्य प्रदेश में 931 और जम्मू एंड कश्मीर में 889, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसको सिक्वेंसली अरेंज करना था, ठीक है। तो सेक्स रेशियो सब इन ऑप्शंस में कहाँ पे सबसे ज़्यादा, उत्तराखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। अगला सुनिएगा, हु एमंग द फॉलोइंग सर्व एज ए चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो स्टेट जो यूनिवर्सिटी होते हैं, ठीक है, उसका चांसलर कौन होता है, गवर्नर हो सकता है, चीफ मिनिस्टर हो सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर होता है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो याद रखिएगा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का जो चांसलर होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। इंफ्रारेड, विजिबल रेड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या लाइट्स की बात करें, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, हर एक का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू दीज रेडिएशंस और लाइट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शंस में क्या क्या कह रहा है, वेवलेंथ की बात कर रहा है, वेवलेंथ किसका ज़्यादा है किसका कम, उसको जानना ज़रूरी है। उस तरह बाद फोटोन एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी एनर्जी है, यहाँ पे भी एनर्जी, किसका ज़्यादा किसका कम ये भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसका अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, किसका एनर्जी ज़्यादा होता है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आइए, ठीक है। अब कुछ बात सुन लीजिए पहले कि वेवलेंथ का उल्टा होता है एनर्जी, ठीक है, वेवलेंथ का उल्टा होता है एनर्जी। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या है, इधर से याद रखें, एनर्जी की तरफ से याद रखेंगे, एनर्जी का उल्टा होता है वेवलेंथ, तो एनर्जी की तरफ से याद रखेंगे कैसे, ठीक है। हम किसी बात को लेकर गम में थे ही कि मेरा क्या होता है, हम गम में डूबे हुए थे कि मेरा लॉटरी लग जाता है। लॉटरी किस चीज़ का लगता है, एसयूवी गाड़ी लग जाता है, क्या है एसयूवी, मतलब गम में थे तो मेरा लॉटरी लग गया, पहले गम में थे उसके बाद लॉटरी लगते ही खुश हो गए हम, तो कौन सा गाड़ी लगा था, एक्सयूवी, हम लोग एसयूवी बोलते हैं, यहाँ पे एक्स लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग, एसयूवी हो गया। अब क्या हुआ कि तो हम पूरे इंडिया का, जैसे ही हम लोग का एसयूवी लगा, एसयूवी लॉटरी में लगा, तो हम पूरे इंडिया घूमते रहे, ठीक है। इंडिया घूमे तो क्या किया, वो जो एसयूवी गाड़ी था उसमें माइक्रोफोन भी था और रेडियो भी था, ठीक है, याद रखना है। हम गम में डूबे हुए थे तो मेरा लॉटरी लग गया, किस चीज़ का, लॉटरी लगा है एसयूवी गाड़ी का, एक्सयूवी याद रखना है, ठीक है। तो पूरा इंडिया घूमे हम, इंडिया घूमने के बाद क्या हुआ कि इंडिया घूमते टाइम मैंने माइक्रोफोन भी लगाया और रेडियो वेव भी लगाया, ठीक है। तो ये एनर्जी का सीक्वेंस है। अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा, रेडियो का, माइक्रोवेव का, इंफ्रारेड का, विजिबल का, तब अल्ट्रावायलेट, तब एक्सरे, तब गामा रेज, ठीक है। ये हुआ वेवलेंथ का सीरीज।
तो यहाँ पे देखते हैं अब क्वेश्चन क्या ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड इज मोर देन अल्ट्रा वायलेट रेज। वेवलेंथ इंफ्रारेड का ज़्यादा बता रहा है अल्ट्रा वायलेट से, तो यहाँ पे देख लीजिए वेवलेंथ इधर से आ रहा है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट का ज़्यादा नहीं होता है, किसका ज़्यादा होता है? ठीक है, वेवलेंथ विजिबल का ज़्यादा होता है, इधर से वेवलेंथ ज़्यादा। ठीक है, ये इससे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा भी दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट इज स्मॉलर देन विजिबल लेंथ। वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट इज लेस देन, तो ये भी सही है। ठीक है, ये वाला पहला वाला भी सही था, दूसरा वाला भी सही है, हमको नॉट करेक्ट निकालना है। ठीक है, उसके बाद बात करें द फोटोन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ इंफ्रारेड। फोटोन एनर्जी, एनर्जी की बात करें अब। ठीक है, किसका बोल रहा है? विजिबल का ज़्यादा होता है इंफ्रारेड से। देख लेते हैं एक बार, विजिबल का ज़्यादा होता है इंफ्रारेड से, नहीं, विजिबल का क्या था? विजिबल का कम था, उसके बाद इंफ्रारेड का ज़्यादा था, क्योंकि एनर्जी इधर से इधर बढ़ रहा है, यानी रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा एनर्जी है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, मेरे से शायद गलती हुआ। ठीक है, सॉरी, एनर्जी सबसे ज़्यादा गामा रेज का था। ठीक है, एनर्जी गामा रेज का था, वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा रेडियो वेव था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोटोन एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट इज लेसर देन विजिबल। तो अल्ट्रावायलेट का जो एनर्जी है वो कम होगा विजिबल से। तो देख लेते हैं एक बार, अल्ट्रावायलेट का जो एनर्जी है वो कम होगा किससे? विजिबल से। ठीक है, आगे सुनिए। तो अल्ट्रावायलेट का जबकि एनर्जी तो ज़्यादा था, एनर्जी अल्ट्रावायलेट का ज़्यादा था, विजिबल का कम था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गलत माने तो ऑप्शन इसको टिक मार देंगे। When the sun is near the horizon during the morning or evening, it appears reddish, the phenomenon that is responsible for this observation. तो बोला गया कि जब सन डूबने वाला होता है या सूरज उगने वाला होता है, तो वहाँ पे देखिएगा हम लोग को रेडिश दिखाई देता है। रेडिश का दिखने का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपको मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहीं पे कि कोई भी सिक्का जब हम लोग पानी में डुबाते हैं या कोई भी चीज़ पानी में डुबाते हैं, वो ऊपर उठा हुआ दिखता है, वो किसकी वजह से दिखता है? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, दोपहर के टाइम में बात करें तो दोपहर जो है सनरेज हम लोग का इन्वायरमेंट में घुसता है। ठीक है, तो उस टाइम उसका जो रेज है वो बहुत कम स्केटर्ड होता है। बहुत कम स्केटर्ड का मतलब देखिए, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इतना ही थोड़ा है। ठीक है, उसके बाद वो अर्थ में इंटर कर दे जाता है। ठीक, लेकिन बात करें जब सूरज डूबने वाला होता है तब हमारे क्या होता है? वो साइडवेज में आ जाता है, सन नियर होरिजन, होरिजन के पास आ जाता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। और स्कैटर्ड होने की वजह से हम लोग सुने होंगे कि विजिबल रेज में जो आता है वो विवग्योर पड़े होंगे, VIBGYOR। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का होता है। ठीक है, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए वो हम लोग को रेडिश दिखता है। ऑन विच डेज वॉज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी स्टेबलाइज इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोला गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन से डेट पे परमानेंट बॉडी बना था? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 25 जैन को। ठीक है, 25 जैन 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन का स्थापना हुआ था। और बात करें कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 324 है। ठीक है, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड वेव कहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकता? कॉपर वायर प्लेस्ड इन ईयर, सिल्वर स्लैब प्लेस्ड इन ईयर, ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड इन वाटर, वुडन होलो पाइप लोकेटेड इन वैक्यूम। कहाँ पे ट्रेवल नहीं करता है? कर लिया होगा आपने आंसर। तो सुनिएगा, साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए, यानी साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम का ज़रूरत होता है। ठीक है, साउंड के लिए कोई ना कोई मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एयर में ट्रैवल कर रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो एयर में ट्रैवल करेगा तभी तो कोई सुनेगा। ठीक है, उसके तो कॉपर वायर प्लेस्ड इन एयर, कॉपर वायर को एयर में रख रहे हैं, सिल्वर स्लैब को भी एयर में रख रहे हैं, तो एयर क्या है? एक मीडियम है। ग्लास प्रिज्म को वाटर में रख रहे हैं, तब भी हमको सुनाई देगा। बट कहाँ पे सुनाई नहीं देगा? तो सुनिएगा, वैक्यूम में सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता है, जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा।
ठीक है, तो याद रखना वैक्यूम पे साउंड ट्रेवल नहीं करता है। What will be the average kinetic energy per molecule in SI unit for an ideal gas at room temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। तो बोला कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ इन SI यूनिट आइडियल गैस टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो और एक बात, मैंने जो क्वेश्चन दिया था 31 नंबर पे, इसको कर लिए होंगे तो नहीं तो गूगल वगैरह से सर्च मारिए, एशियाड आपको मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। एशियाड पहले कब स्टार्ट हुआ था, कौन से सबसे पहला एशियाड गेम कहाँ पे हुआ था, गैप कितने साल का होता है, तो 4 साल का गैप, मैं ये बता दे रहा हूँ, सिर्फ 4 साल का गैप होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले इसमें।